આજકાલ ઘણી બીમારીઓ આપણે જોઈતા હોઈએ છીએ, પણ લોકો સૌથી વધારે જે બીમારીથી ડરતા હોય ને તો એ બીમારી છે કેન્સર. આજે તબીબી ક્ષેત્રે એટલી પ્રગતિ થઈ ગઈ છે કે યોગ્ય સારવારથી ગમે એ દર્દી છે એ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ શકે છે. રાજકોટમાં આવેલી એમ્સ ફક્ત કેન્સરના નિદાન માટે નહીં, પરંતુ નવા સંશોધનો અને નવી ટેકનોલોજીથી દર્દીઓ માટે એક આશાનું કિરણ બની રહી છે. તો આજે આપણે જાણીશું કે એમ્સ છે દર્દીઓ માટે કેવી રીતે આશીર્વાદરૂપ બની રહ્યું છે. नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्योराजन एम्स राजकोट के कार्यपाल निदेशक हूँ. मैं यहाँ 8 महीने पहले इस पोस्ट पर आया. इससे पहले मैं पुडुचेरी में जिपमर हॉस्पिटल, जो केंद्रीय सरकार का एक मशहूर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे यूरोलॉजी फैकल्टी में 26 साल तक कार्यरत था. एम्स राजकोट स्थापित हुआ सन 2020 में और यहाँ पे आईपीडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया इन फरवरी 2024. तब से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है ये संस्थान. यहाँ पे इस समय 14 जनरल स्पेशलिटीज़, क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ हैं और 6 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं. इसके अलावा हमारे पास मॉडर्न डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के साथ 6 डायग्नोस्टिक विशेषताएं हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी, जिसके तहत रीजनल वायरोलॉजी लैब भी है, और हाई थ्रूपुट मशीनें हैं बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिसमें कुछ ही घंटों में ग्रेट एक्यूरेसी के साथ सैकड़ों टेस्ट कराने का सक्षम है. अभी जैसे बताया, अभी हमारे पास 14 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, 6 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं और 6 डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट्स हैं. इसके अलावा एक आधुनिक ब्लड बैंक भी है हमारे पास. तो ब्लड बैंक में कॉम्पोनेंट्स थेरेपी या घटकों का अलग करने का क्षमता है उस ब्लड बैंक में, जिसे प्रत्येक ब्लड यूनिट कई मरीजों के इलाज में काम आता है. प्रतिदिन यहाँ पे ऑन एन एवरेज 900 पेशेंट्स आते हैं, जिसमें से हम 20 मरीजों को भर्ती भी करते हैं इलाज के लिए. एम्स राजकोट में अभी कई विशेषताएं हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी यानी स्त्री एवं प्रसूति विभाग, ईएनटी कान नाक गला का इलाज के लिए, ऑर्थोपेडिक्स. इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी और नियोनेटोलॉजी स्पेशलिटीज़ भी हैं. तो हर तरह के मरीजों का यहाँ पे अभी इलाज के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं. एम्स राजकोट में टेलीमेडिसिन की सेवाएं फरवरी सन 2022 से अभी तक चल रहा है. अब तक 1 लाख से अधिक मरीजों ने इसका लाभ उठाया है. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 120 कंसल्टेशंस होते हैं, जिसमें डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन है और डॉक्टर टू पेशेंट यानी डॉक्टर और मरीज का कंसल्टेशन भी है. इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर और उनके उप केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पतालें सब मिलके 8000 से अधिक केंद्र हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं इस टेलीमेडिसिन सेवा. तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक आम कैंसर है और इसका शुरुआत के लक्षण हैं कि एक छोटा सा गांठ ब्रेस्ट में है. तो इसको जल्दी इसका डायग्नोसिस करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बड़ा लाभदायक है.
और जब ऐसा कोई गांठ पाया जाता है तो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। डॉक्टर उनका एग्जामिनेशन करके, असेसमेंट करके फिर रेकमेंड कर सकते हैं। अगर उनको संदेह है कि ये कैंसर हो सकता है तो उनको फिर मैमोग्राफी या बायोप्सी का सलाह देंगे। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मल्टी मॉडल टेक्निक से होता है, यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तीनों टेक्निक से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होता है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही डायग्नोस किया जाए, जब वो कैंसर ब्रेस्ट के अंदर ही है और उसके बाहर फैला नहीं है, तो मोर देन 90% चांस है कि उसका पूरा इलाज हो सकता है। OSMF यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये आमतौर पर जो गुटखा, पान मसाला, मावा, तंबाकू, इसका जो चबाते हैं, जो इसका प्रयोग करते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क है ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या OSMF आने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनमें 100 में से 10 यानी 10% का रिस्क है OSMF आने का। और जिन लोगों में OSMF की बीमारी आ जाती है उनको उसके बाद मुंह का कैंसर का रिस्क जो है, तो आम लोगों से के तुलने पर ये 300 टाइम्स या 300 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं ओरल कैंसर का। डायबिटीज़ अगर सही इलाज से कंट्रोल में है तो उनको कोई विशेष परेशानी होती नहीं डायबिटीज़ की वजह से। मगर वो डायबिटीज़ अगर ठीक से कंट्रोल में नहीं है तो कैंसर का इलाज, उन लोगों में कैंसर का इलाज कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर का इलाज से डायबिटिक कंट्रोल और कमज़ोर हो जाता है। BRCA1 और BRCA2 जो हैं, ये दीज आर इनहेरिटेबल म्यूटेशंस कहते हैं, वंश जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जो जिन लोगों में ये म्यूटेशंस पाया जाता है उन लोगों में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। विशेष रूप में ब्रेस्ट कैंसर, उन्नत प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर और अंडाशय यानी ओवरीज का कैंसर, इनका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। मगर अगर हम पॉपुलेशन में देखेंगे, आम आदमी में 500 में से एक आदमी को ये म्यूटेशन हो सकता है, तो सभी लोगों को ये म्यूटेशन की जांच कराने की आवश्यकता नहीं होती। कैंसर पेशेंट्स में भी 5 या 10% लोगों में ही ये म्यूटेशन पाया जाता है। तो सारे कैंसर पेशेंट्स में भी ये टेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली टेस्ट है। तो सबको जागरूकता हमें सब में पैदा करना है। तो सिम्टम्स, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें सारे महिलाओं को 20 साल से ज़्यादा उम्र के जो हैं उनको सिखाना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। वो खुद स्वयं जांच चेक कर लें महीने में कम से कम एक बार, 20 साल की उम्र के बाद हर महीने में उनको सेल्फ एग्जामिनेशन चेक करके देखना चाहिए। और उसमें अगर गांठ पाया गया तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। इसके अलावा साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके या सर्जन के पास जाके क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो वो भी, उससे भी जल्दी डायग्नोस हो सकता है। 40 साल के उम्र के बाद कई गाइडलाइंस रेकमेंड करते हैं कि साल में या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी टेस्ट कराना ज़रूरी है 75 साल की उम्र तक। 40 साल से 75 साल की उम्र तक 2 साल में एक बार अगर मैमोग्राफी कराएंगे तब भी ठीक है, जल्दी पता कर सकते हैं कैंसर के बारे में। लेकिन जिनके फैमिली में कैंसर
के पेशेंट ऑलरेडी हैं तो उनके रिश्तेदारों को साल में एक बार कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा रिश्तेदारों को, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अगर 2 रिश्तेदारों में है परिवार में तो जितने महिलाएं हैं सबको साल में एक बार स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ेगा 40 साल की उम्र के बाद। तो आनुवंशिक कैंसर रेयर होते हैं, 5 से 10% के कैंसर ही आनुवंशिक कैंसर होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोलन या बड़ी आंत में कैंसर हो सकता है, और प्रोस्टेट में हो सकता है, और पैंक्रियास एंड ओवेरियन कैंसर, इनमें से लगभग 10% तक आनुवंशिक कैंसर होते हैं। इनका लक्षण ऐसा है कि अगर कम उम्र में कैंसर हो गया या फिर किसी एक ही मरीज में 2 तरह के कैंसर पाया गया है, या किसी परिवार में 2 नज़दीकी रिश्तेदार हैं जिनको कैंसर पाया गया है, तब ऐसे परिवार में आनुवंशिक कैंसर की रिस्क ज़्यादा है। तो इस स्थिति में उस परिवार के जितने लोग हैं उनको डॉक्टर के पास जाना है, कि जेनेटिक काउंसलर के पास जाना है, और वो एनालाइज करेंगे कि इनका किस प्रकार का जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। आनुवंशिक कैंसर कई तरह के होते हैं, कई तरह के जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ता है, वो कैंसर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो 2 कॉमन टेस्ट हैं वो BRCA1 और BRCA2 जो आपने बताया, वो विशेष रूप में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में देखा जाता है, और ये टेस्टिंग के बाद किसी का अगर पॉजिटिव निकलता तो ये उनका कैंसर का रोकथाम में, और अगर कैंसर जल्दी पाया जाता है तो उसका इलाज में वो मार्गदर्शन देता है। वर्तमान में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दोनों से कैंसर का इलाज किया जाता है। रेडियोथेरेपी में बहुत पावरफुल शक्तिशाली एक्सरेस वो कैंसर का जो जगह है वहाँ पे वो शक्तिशाली एक्सरेस को केंद्रित किया जाता है, जिससे वो कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। तो रेडियोथेरेपी का जो असर है वो उसी जगह पे है जहाँ पे वो रेडिएशन को केंद्रित किया जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी जो है वो टैबलेट्स के रूप में या इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, वो सारे शरीर में फैलते हैं। जो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल से बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसलिए कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स के ऊपर ज़्यादा असर दिखाता है। और कीमोथेरेपी का एक एडवांटेज ये है कि अगर शरीर में छोटे छोटे कैंसर के सेल्स फैले हुए हैं तो उनको भी नष्ट कर देता है कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जिस अंग पर दिया जाता है उसी का कैंसर को नष्ट करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बाकी जगह पे होता नहीं है। लेकिन कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट शरीर में हो सकता है, लेकिन कीमोथेरेपी का ये एडवांटेज है कि शरीर में जिस अंग में भी छोटे छोटे अगर कैंसर फैले हुए हैं उसको भी नष्ट करने में काम आता है। टारगेटेड थेरेपी एक आधुनिक कीमोथेरेपी का टेक्निक है। ये टारगेट करता है उस जीन या उस प्रोटीन को जो कैंसर में अधिक मात्रा में होता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि ये टारगेटेड थेरेपी जो है वो कैंसर सेल्स को वो जो प्रोटीन है या उसका जो जीन्स है उससे जुड़ जाता है और उस कैंसर सेल को नष्ट करता है। इससे बाकी शरीर के अंगों में इसका साइड इफ़ेक्ट्स कम टारगेटेड थेरेपी से। जनरल कीमोथेरेपी में शरीर में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क है। रोबोटिक सर्जरी जो एब्डोमेन या थोरैक्स या छाती या पेट के सर्जरी में काफ़ी काम आता है। जो कैंसर के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से सर्जरी किया जाता है पेट में या छाती में, इसमें रोबोटिक सर्जरी मदद करता है, जिससे अगर हम ओपन सर्जरी से कंपेयर करेंगे तो रोबोटिक सर्जरी से खून का नष्ट, ब्लड लॉस कम है। अस्पताल में कम दिन तक दाखिल रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है। काम पे जो जाना है वो जल्दी रिटर्न टू वर्क जो कहते हैं, बैक टू वर्क, वो जल्दी
होता है रोबोटिक सर्जरी के बाद। और रोबोटिक असिस्टेंट से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत आसान हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी में कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सर्जरी किया जाता है। जैसे प्रोस्टेट का रोबोटिक सर्जरी है 2 से 3 घंटे तक लगते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। बाकी रोबोटिक सर्जरी किडनी का हो या प्रोस्टेट का हो उसमें 2 या 3 घंटे लगते हैं। लेकिन कभी कभी रोबोटिक सर्जरी किया जाता है जो फूड पाइप या एसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप का सर्जरी में 7 या पैंक्रियास का सर्जरी में 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। कैंसर के इलाज में 3 तरह के टेक्निक्स होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो पहले इलाज होते थे एक ही टेक्निक से, तो इसको यूनिमोडल थेरेपी कहते थे। आजकल कम से कम 2 टेक्निक से संयोजन से इलाज किया जाता है कैंसर का इलाज। इससे फ़ायदा यह है कि कैंसर के ऊपर वो कैंसर सेल्स को नष्ट करने का जो कोशिश है वो 2 टेक्निक से प्रयोग करेंगे तो और अधिक पूर्ण रूप में हम उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं। और इसके अलावा जब हम 2 टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसका जितना पावर हम यूज़ करेंगे एक टेक्निक का, उसको थोड़ा कम करके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकता है। तो आजकल किसी भी कैंसर में एक टेक्निक से इलाज नहीं होता। मल्टी मोडल ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी, कुछ कैंसर्स में तीनों के संयोजन से इलाज होता है और कुछ कैंसर्स में कम से कम 2 टेक्निक से इलाज किया जाता है। जिनका भी कैंसर का इलाज हुआ है उनमें कैंसर दोबारा उभरने का चांस ज़रूर है। इसलिए ये आवश्यक है कि वो नियमित रूप से पेशेंट फॉलोअप के लिए ज़रूर आएँ। कम से कम 5 या 10 साल तक अगर कैंसर दोबारा उभरता नहीं है तभी उसको हम मानते हैं कि वो क्योर हो गया है। मिनिमम 5 साल का फॉलोअप की ज़रूरत है। और नियमित रूप में अगर पेशेंट आते रहेंगे तो अगर कैंसर दोबारा बनता है तो उसको जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाएगा और फिर उसको ट्रीट करने में ज़्यादा सफल होंगे और ज़्यादा आसान होगा उसका इलाज करना। वैसे जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है, सर्जरी, अगर मान लीजिए कि सर्जरी होता है तो सर्जरी से उनको रिकवर होने में 4-5 हफ्ते तो लगेंगे। अगर मेजर ऑपरेशन हुआ है तो 4-5 हफ्ते तो लगेंगे। और वैसे ही रेडियोथेरेपी भी वो 4-5 हफ्ते के दौरान दिया जाता है। तो प्राथमिक ट्रीटमेंट जो है उसमें 1-1.5 महीना लगेगा। ठीक है। अगर कीमोथेरेपी के बारे में बात करें तो कीमोथेरेपी साइकिल्स में दिया जाता है। हर 3 हफ्ते में या हर 4 हफ्ते में वो रिपीट किया जाता है और जनरली 4 या 6 महीने लगते हैं कीमोथेरेपी कंप्लीट होने में। तो प्राथमिक इलाज जो है वो कुछ हफ्ते हो सकते हैं या कुछ महीने, लेकिन फॉलोअप जो है वो नियमित रूप में पेशेंट को आना है कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद। अगर पेशेंट सोचते हैं कि अच्छा मैं ठीक हूँ, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं या फिर पैसा बचाना है, तो वो गलत है। क्योंकि फिर कैंसर अगर दोबारा उभरता है तो वो जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुका है। इसलिए रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को नियमित रूप में डॉक्टर के पास आना है। कम से कम 5 साल, जैसे आपको बताया था, या फिर 10 साल तक आना पड़ेगा डॉक्टर के पास। आपने एक और बात पूछी थी वैक्सीन के बारे में। तो वर्तमान में 2 ही कैंसर्स हैं जो वैक्सीन से रोका जा सकता है। एक है सर्वाइकल कैंसर, जिसके लिए HPV वैक्सीन है। अभी भारत सरकार ने भी रोल आउट किया है HPV वैक्सीन। 9 साल से 14 साल के बीच जो लड़कियां हैं उनको दिया जाता है, जिससे वो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा कैंसर है जो उतना कॉमन नहीं है, वो है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस B वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से हेपेटाइटिस बी रोका जा सकता है, और हेपेटाइटिस बी के कारण कई लोगों को लिवर कैंसर होता है। आजकल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, भारत सरकार का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें शामिल है। वो बच्चों को दिया जाता है, पहले वर्ष में ही बच्चों को दिया जाता है। तो आजकल हेपेटाइटिस बी का रिस्क और उसके कैंसर का रिस्क, लिवर कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो रहा है इससे। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, अगर देर से डायग्नोस होता है तो काफ़ी डेंजरस है और इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर को जल्दी पकड़ने में कई तरीके हैं। सबसे मुख्य है कि साल में एक बार जांच के लिए जाना है। स्पेशली दोज हु आर मैरिड और सेक्सुअली एक्टिव, उनको साल में एक बार डॉक्टर से संपर्क करना है, गायनेकोलॉजिस्ट से। वो एक टेस्ट करते हैं पैप स्मीयर। वो पैप स्मीयर के टेस्ट से जल्दी पहचान में आ जाता है सर्वाइकल कैंसर। जब पैप स्मीयर पॉजिटिव होता है तो उसका फर्दर टेस्टिंग होता है कंफर्म करने के लिए या रूल आउट करने के लिए कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। और अगर सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो जाता तो उसका अर्ली स्टेज में जब पकड़ में आ जाता है तो उसका कंप्लीट क्योर हो सकता है रेडियोथेरेपी के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से। तो अर्ली सिम्टम्स होता है सर्वाइकल कैंसर का कि वाइजिनल ब्लीडिंग, अगर असामान्य रूप में अगर रक्तस्राव होता है योनि से तो वो भी एक चिन्ह है। तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किसी महिला में होता है तो उनको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इससे भी जल्दी पकड़ में आ जाए। वर्तमान में हमारे पास स्तन कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारे पास डिजिटल मैमोग्राफी मशीन है। इसके अलावा हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में बायोप्सीज और उसका रिपोर्टिंग के लिए एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट हैं, और हमारे पास इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, फ्लो साइटोमेट्री और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे कैंसर का पूर्ण रूप में डायग्नोसिस हो सकता है। साथ साथ हमारे पास ट्रेन्ड हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट और जनरल सर्जरी विभाग में विशेष रूप में जिनको ट्रेनिंग मिला है कैंसर सर्जरी में, ये डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। रेडियोथेरेपी में हमारे पास सबसे आधुनिक लीनियर एक्सेलरेटर इंस्टॉल किया गया है। भारत में सबसे आधुनिक लीनियर एक्सेलरेटर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिसका अभी स्टार्ट हुआ है अभी। और साथ साथ हमारे पास ब्रेकीथेरेपी के मशीन भी उपलब्ध है। तो इससे कैंसर का जो कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट कहते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तीनों से हमारे अस्पताल में अभी इलाज हो सकता है। तो हमारे पास मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं कि जल्दी कैंसर को डायग्नोस किया जाए और पूर्ण रूप में उसका इलाज हो, उसके लिए हमारे पास तीनों टेक्निक्स हैं इसका ट्रीटमेंट। यहाँ पे वैसे एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं, इसमें हमारा एक रिसर्च एक मुख्य स्तंभ है। रिसर्च तो वैसे हर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन हम कैंसर की दृष्टि से देखेंगे तो कैंसर रिसर्च जो डायग्नोसिस एरिया में है, तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कैंसर का रिसर्च हो रहा है। और रेडियोथेरेपी अभी अभी शुरू हुआ है, तो इस समय क्लिनिकल रिसर्च कैंसर के ऊपर कम हुआ है अभी तक, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम कैंसर का थेरापेटिक रिसर्च जो है, ट्रीटमेंट का क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। सौराष्ट्र के लोगों के लिए एम्स राजकोट से बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उनको वडोदरा या अहमदाबाद जाना पड़ता था, यानी 250 से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जैसे आप देखेंगे पोरबंदर या कच्छ, वहाँ से यहाँ तक 250 किलोमीटर की दूरी है,
और बाकी जगह से आई थिंक 1 to 2 1 या 2 घंटे में पहुंच जाएंगे एम्स राजकोट। और एम्स राजकोट में जो उपकरणें हैं वो जो सबसे बढ़िया कैंसर अस्पताल है गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में। अभी हमारे पास इक्विपमेंट GCRA के बराबर एम्स राजकोट में है, तो यहाँ पे कैंसर का पूरे रूप में इलाज हो सकता है। तो रेडियोथेरेपी का तो हमने प्रेस रिलीज़ दिया है। हम कैंसर के बारे में जागरूकता अधिक करने के लिए, अवेयरनेस अधिक करने के लिए हम कई प्रोग्राम्स हमने प्लान किया है। पहले से ही हम एम्स के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमने कई ज़िलों में हेल्थ कैंप्स किया है, स्वास्थ्य शिविर हमने कराया है। पिछले 2 साल में 8 मेजर कैंप्स कर चुके हैं। इसमें 15,000 से अधिक मरीजों का लाभ हुआ है, कंसल्टेशन हुआ है। इन कैंप्स के दौरान हम एम्स राजकोट में क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या आधुनिक ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, इसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया में भी हम यहाँ के जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रसारित करते हैं। एक तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे, जिससे अब तो गांव तक पहुंच गया है डिजिटल इंडिया। उस माध्यम से भी जो गांव में रहते हैं वो प्राप्त करेंगे। और इसमें हम सोचते हैं कि टेलीमेडिसिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है, जिससे विशेषज्ञ परामर्श, स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन गांव में और छोटे छोटे शहर में वो प्राप्त कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम में। जैसे मैंने पहले बताया कि हम 8,000 सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के आशा वर्कर सब सेंटर के लेवल पर या मेडिकल ऑफिसर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होंगे वो कॉल कर सकते हैं और पेशेंट के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। इससे पेशेंट को एम्स राजकोट तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने गांव या अपने शहर में से ही कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हम जब ऐसे कंसल्टेशंस, डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन जो मैंने बताया, उस समय हम डॉक्टर को या आशा वर्कर को हम बताते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं, और उस समय अगर डॉक्टर सही समझते हैं, उनको अगर लगता है कि पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए तो वो रेफ़र कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से मान लीजिए कि किसी कैंसर पेशेंट का यहाँ इलाज हुआ, उनका फॉलोअप उनके शहर में ही हो सकता है। या टेलीमेडिसिन के माध्यम में अगर वो डॉक्टर चेकअप करके हमें बता देंगे कि पेशेंट का कंडीशन ये है, उनका टेस्ट रिपोर्ट ऐसा है, तो उनको एम्स राजकोट तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका फॉलोअप अपने गांव या अपने शहर में ही वो डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके थ्रू यहाँ पे फॉलोअप भी हो सकता है। तो ट्रेडिशनली कैंसर का इलाज पहले उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता था, और कैंसर डायग्नोस होने के बाद कई बार वो एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है, तो इससे उसका ट्रीटमेंट का जो असर है वो भी उतना अच्छा नहीं था। अभी ज़्यादा कैंसर होने का कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो है तंबाकू। गुजरात में तंबाकू का सेवन बहुत सारे लोग, कुछ महिलाएं भी करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि इसका सेवन बंद करना है। इससे जो पुरुषों में कैंसर होते हैं, मुंह के लंग्स कैंसर जो हैं, इसमें 50% कम हो जाएगा सिर्फ इस छोटी सी चीज़। तो अगर तंबाकू का सेवन बिल्कुल बैन किया जाए तो ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, ये सब आधा से ज़्यादा कम हो जाएगा। दैट इज़ वन। सेकेंडली, अगर वैक्सीन, HPV वैक्सीन जो अभी भारत सरकार ने शुरू किया है, इससे आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी कम हो सकता है। लोग कैंसर के बारे में इसलिए डरते हैं क्योंकि उसका जो इलाज उतना इफ़ेक्टिव होता नहीं है,
ऐसा सोचते हैं और उससे जो पीड़ित हैं उनका काफ़ी पेनफुल डेथ भी कई लोगों को होता है, इससे वो बहुत डरते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है कि अगर शुरुआत के टाइम पे अगर आ जाते हैं, अर्ली कैंसर के टाइम में आ जाते हैं, तो उसका कंप्लीट क्योर 90% केसेस में हो जाता है। और अगर एडवांस भी है तब भी अभी इतना एडवांस हो चुका है केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तो उससे काफ़ी समय तक कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि लोग जब लगता है कि कोई गांठ है शरीर में, वो डर जाते हैं कि कैंसर है और डॉक्टर से संपर्क करने से भी डरते हैं कि कहीं कैंसर डायग्नोस ना हो जाए। इससे बहुत डिले हो जाता है, देरी हो जाती है कैंसर डायग्नोसिस में। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति में कुछ शुरुआत के चिन्ह हो, जैसे शरीर में कोई गांठ पाया जाता है, मुंह में लंबे दिन से कोई छला है, या योनि से असामान्य रक्तस्राव, वैजाइनल ब्लीडिंग होता, या पेशाब में या मल में अगर खून पाया जाता है, ऐसे स्थिति में, या लंबे दिन तक अगर खांसी है, तो ऐसी स्थिति में उनको लापरवाही डिले नहीं करना है, उनको जल्दी से डॉक्टर से सलाह लेना है। इससे अर्ली स्टेज में कैंसर अगर पकड़ा जाएगा तो उसका मोर देन 90% क्योर, कंप्लीट क्योर हो सकता है। એમ્સ લાખો દર્દીઓ માટે આશાનું કિરણ બની રહી છે. આશા છે કે લોકોમાં જાગૃતિ આવશે અને એ સમયસર નિદાન તરફ આગળ વધશે.